अर्थशास्त्र है क्या, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र का सीधा अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा, अर्थ। तो अर्थशास्त्र का सीधा सा मतलब है कि धन का शास्त्र। इसमें हम लोग धन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी इसमें अध्ययन किया जाएगा हमेशा उसमें देखिएगा धन का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हमारे समाज में जो भी गतिविधियां होती है, हमारे सामाजिक जो गतिविधियां हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ गतिविधियां जो होती है अनार्थिक क्रियाएं होती है, अनार्थिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। और कुछ क्रियाएं जो होती है आर्थिक क्रियाएं, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनार्थिक क्रिया में सीधा सा इसका मीनिंग है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें कि धन का कोई लेना देना न होता हुआ हो। जैसे कि कोई कार्य करता है, मान लीजिए कोई टहल रहा है, टहलना, कोई दौड़ रहा है, या फिर घर में कोई, जैसे आपकी माँ आपके लिए खाना बनाते हैं, तो यहां पर कोई भी जो इसमें काम किया जाता है वो इस पर्पज से नहीं किया जाता है कि सामने वाले से हमें कुछ मिलेगा। क्लियर है? धन की प्राप्ति या फिर किसी भी तरह का धन का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है। तो वो सारे के सारे क्रियाएं जो होती है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, सॉरी अनार्थिक क्रियाएं में आता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो आर्थिक क्रियाएं में धन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर खाना खाएं, तो वहां पर सर्विसेज मिला, जो आपने फूड आइटम खरीदे तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिया हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये एक आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें धन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि बिना पैसे के वो तो खाना नहीं देगा। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर पैसे का लेन देन होगा, कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो पैसे का लेन देन होगा, आप डॉक्टर पास जाते हैं, टीचर्स के पास पढ़ते हैं तो वहां पर धन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था में, सॉरी अर्थशास्त्र में हम लोग इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अर्थशास्त्र का मतलब सीधा सा जिसमें कि धन का इन्वॉल्वमेंट हो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और धन का जो इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ आर्थिक क्रियाओं में होता है। इसमें एक्सचेंज भी हो सकता है, टेबल के बदले कुर्सी ले लिए, चेयर ले लिए हैं, तो यहां पर भी आर्थिक क्रियाएं हैं। अगर मान लीजिए ये मार्केट से चेयर खरीदता तो उसको पैसे देने पड़ते, अब बदले में ले लिया तो कुछ ना कुछ तो क्रियाएं हुई, इसको एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय कहा जाता है। सर्विसेज के बदले सर्विसेज भी होता है, तो उसमें भी धन का लेन देन होता है, इसीलिए आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और आर्थिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, न कि अनार्थिक क्रियाओं को। अनार्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर है? अब यहां पर अर्थशास्त्र को जो डिवीजन किया गया है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। इसका अध्ययन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो शब्द से ही इसका मतलब निकल जाएगा। माइक्रो इसका हिंदी में बोलिए तो सूक्ष्म या फिर स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या फिर बड़ा। लार्ज मतलब सीधा सा हुआ कि अर्थशास्त्र में जब हम स्मॉल स्तर पर, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के इनकम के बारे में, किसी फर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो ये माइक्रो स्तर पर होता है, मतलब छोटे स्तर पर होता है। और जब हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं, किसी राष्ट्र की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, तो ये मैक्रो, जैसे कि हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, पूरे देश की आय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति की आय की बात करते हैं तो ये माइक्रो लेवल पर हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो सीधा सा इसका मतलब है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो कैटेगरी में डिवीजन किया हुआ है, इसमें हम लोग स्मॉल स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर
हर एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, फर्म हो गए, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत हम लोग अध्ययन करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग लार्ज स्केल पर, जैसे क्षेत्र के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, पूरे विश्व के बारे में अध्ययन करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। क्लियर यहां तक? और ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत भी हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। इसको हम चूंकि यहां पर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसको, और माइक्रो को हम अलग रखे हैं। अब इसमें आते हैं जो हम लोग को स्टार्ट करना है, जहां से इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी समझिए कि इसी का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। देश बोला नहीं हमने, किसी देश की बात करते हैं तो देश की बात हम किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडियन इकोनॉमी भी उसी का पार्ट है। हम लोग दो शब्द पढ़ते हैं, एक इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक्स। बहुत सारे छात्र को इसका डिफरेंस पता नहीं चल पाता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमी का क्या मतलब है और इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। अर्थव्यवस्था इसका हिंदी में, और इसका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स तो बचा चुके हैं, जिसमें कि हम लोग धन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि उपभोग हो गया, कंजम्पशन हो गया, या फिर हम वितरण की बात करते हैं, लोक वित्त की बात करते हैं। तो ये सारे अर्थशास्त्र का भाग ही है। इकोनॉमी कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इकोनॉमी एक शब्द कहने से मीनिंग नहीं निकलता है, ये मीनिंगलेस है। इकोनॉमी सिर्फ बोले कि अर्थव्यवस्था, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। एक्चुअली यह जो है एक अधूरा शब्द है, इसको पूरा किया जाता है जब हम इसको किसी के साथ ऐड करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एंशिएंट इकोनॉमी, मतलब कि प्राचीन काल में जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी भारत की, तो उस समय, अब प्राचीन अर्थव्यवस्था कैसी थी भारत की, तो उस समय लोग क्या करते थे? खेती वगैरह करते थे, एक बाजार में, मंडी वगैरह में अपना जो खेती करके सामान वगैरह बिक्री करते थे, और कुछ नहीं करते थे। उस समय ऐसी आज की स्थिति की जैसी नहीं थी, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर थी। तो ये प्राचीन काल में जो स्थिति थी उसके बारे में हमने बताया। हम किसी देश के बारे में बोलते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तब ये जाकर पूरा मीनिंग निकलता है। जैसे हम यहां पर बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो मतलब कि इकोनॉमी जो शब्द है अधूरा शब्द है। अगर इसको किसी क्षेत्र के साथ, जैसे कि हमने भारत के साथ जोड़ा, किसी देश के साथ, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, या फिर हम किसी काल के साथ इसको जोड़ते हैं, किसी समय के साथ जोड़ते हैं, तब जाकर इसका मीनिंग निकलता है। तो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हमने बोला, तो इंडियन इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि भारत में होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो यहाँ का पर्यटन है, कृषि है, उद्योग है, वस्त्र हैं, तो ये सारे टेक्सटाइल वगैरह जो हो गया, फिर माइनिंग वगैरह हो गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बता रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का सीधा सा मतलब कि उसका आधार क्या है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां किस तरह से होती है। जैसे प्राचीन काल में हमने बताया अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, उसे चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, तब जाकर यहाँ पर एक मीनिंग निकलता है। और इसी के अंतर्गत हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ओके, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है।
हाँ बोलिए। हाँ सर, अब ठीक है ठीक। मतलब सीधा सा यहां पर है कि अर्थव्यवस्था एक तरह से अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पक्ष बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो हम लोग अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं, जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें पर्यटन की, या फिर हम माइनिंग की बात करते हैं, खनन की, या फिर हम बात करते हैं उपभोग की, तो ये सारे ये अर्थशास्त्र का ही एक अंग बोल सकते हैं, उसी का एक पक्ष है। तो उसी का एक व्यवहारिक पक्ष के रूप में हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब यहां पर आते हैं जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था समझ चुके हैं, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इस अर्थव्यवस्था जो विश्व की अर्थव्यवस्था, इसको तीन आधार पर बांटा गया है, तीन कैटेगरी में। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीनों का मतलब समझते हैं सबसे पहले। और दुनिया के अधिकतर जो देश हैं, इन्हीं अर्थव्यवस्था में अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सीधा सा ध्यान रखिए कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे कि यहां पर सरकारी कंपनी या फिर सरकार अपने तरफ से कुछ चलाती है, तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जितने भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं, निजी होते हैं, निजी हाथों में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका जस्ट उल्टा होता है। जहां पर आप देख रहे थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी अर्थव्यवस्था का आधार है वो सारे के सारे निजी हाथों में होता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो सिर्फ सरकार के हाथों में होता है, मतलब कि सरकारी होता है, पब्लिक, सार्वजनिक होता है। इसमें धन का संग्रह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको धन का संग्रह का सीधा सा मतलब यह है, या फिर कोई वस्तु का संग्रह आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक महीने में खपत होता है आपके यहाँ 20 केजी चावल, तो आप इतना का ही उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। जबकि ये निजी हाथों में होता है, तो इसमें आप धन का संग्रह या फिर वस्तु का संग्रह कर सकते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है। मिक्स नाम से ही देख रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि इसमें प्राइवेट का भी रोल होता है प्लस पब्लिक, मतलब सार्वजनिक, सरकार का भी रोल होता है। जैसे कि भारत क्या है, यहां पर भी देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में प्राइवेट रोल भी है, निजी संस्थान भी चल रहे हैं, सरकारी संस्थान भी चल रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी देखिए प्राइवेट और निजी दोनों हैं। मतलब कि यहाँ पर हर क्षेत्र में
प्राइवेट भी है और निजी, प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, मतलब सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है और निजी क्षेत्र भी इन्वॉल्व है। तो वही यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। और दुनिया के अधिकतर देश मिक्स्ड इकोनॉमी में ही आते हैं। यहाँ पर सरकार का भी रोल देखने को मिलता है और प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का भी उसमें रोल देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी हो मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। तो स्लेज्ड इकोनॉमी में अभी इसमें एक जो उत्तरी कोरिया है उसको रख सकते हैं। चीन भी अभी बोल सकते हैं कि थोड़ा उसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन चीन भी सोशलिस्ट में ही रखा जाता है। इसमें उत्तरी कोरिया और चीन हो गया। और कैपिटलिस्ट में तो दुनिया बहुत सारे जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर हम बात करते हैं फ्रांस की, जर्मनी की, जापान की। तो ये सारे के सारे जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का ऐसे बांटने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कभी विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बताया है कि अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। मतलब कि 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित। जैसे कि नेपाल हो गया, बोल सकते हैं बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे क्या सारे अल्प विकसित में आते हैं। भारत भी अल्प विकसित में आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये विकासशील देशों की कैटेगरी में रखा गया है। और विकसित अर्थव्यवस्था वाले उन सारे देशों को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को जो अगला इंपोर्टेंट हम लोग को जरूरी है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहां पर सीधा हम लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जो इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला जो सेक्टर होता है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, इंग्लिश में इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। दूसरा जो सेक्टर होता है उसको द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक। और तीसरा जो होता है तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कहा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक या फिर इसको विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसको सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी संबंधित क्षेत्रक। जैसे कि कृषि, कृषि के अलावा जैसे पशुपालन हम कर रहे हैं, तो पशुपालन करना कृषि नहीं है, लेकिन कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक। मछली पालन कर रहे हैं तो मछली पालन कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वो कृषि नहीं है, मछली पालन करना कृषि नहीं है, लेकिन संबंधित क्षेत्र इसको कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में भारतीय अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया जाता है और इसी का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में होता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने कृषि का बोला, तो कृषि के अंतर्गत जो खेती फसल वगैरह उगाए जाते हैं किसानों के द्वारा, या फिर हम बात करते हैं खनन, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं जो हमें रॉ मटेरियल के रूप में या फिर प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन वगैरह भी सारे इसी के अंतर्गत गए, लेकिन वन से जो हमें लकड़ियां प्राप्त होते हैं और लकड़ियों से अगर हम फर्नीचर बनाते हैं, पलंग बनाते हैं या फिर अन्य साजो सामान बनाते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन वन जो आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र के। खनिज जो हमें प्राप्त होता है, खनिज से फिर हम लोग गाड़ियां या फिर जो लोहे का उपयोग करते हुए अन्य सामान बनाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जो हमें खनिज प्राप्त हुआ उससे हम लोग कुछ अन्य फर्दर रिप्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो ये प्रोसेस जो होता है औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में आता है।
और जो रॉ मटेरियल के रूप में या फिर प्रकृति से हमें जो सीधे मिलती है वो कृषि या फिर संबंधित क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ स्टूडेंट जो कंफ्यूज करते हैं उसमें आप उसको लिख लीजिएगा, जैसे कि इसमें कृषि क्षेत्र तो आएगा ही, कृषि हो गया, कृषि के अंतर्गत जितना भी, इसके अलावा वन क्षेत्र जितना भी है, खनन भी इसमें आएगा, खनन वगैरह इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कि कार वगैरह हो गए, मशीनरी वगैरह, जितने भी प्लांट वगैरह बनते हैं वो सारे इसी में आएंगे। और सेवा क्षेत्र क्या हो गया, तो सेवा क्षेत्र का सीधा सा मतलब है कि जिसमें कि सर्विसेज उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परिवहन हो गया, इसके अलावा जैसे अभी टीचिंग हो रहा है यहाँ पर तो ये सर्विसेज है, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लॉयर हो गया, लॉयर से आप कुछ सर्विसेज लेते हैं, इसके अलावा डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो ये सारे जितने भी आएंगे वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्र को भी हेल्प करता है और द्वितीय क्षेत्र को भी हेल्प करता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए परिवहन, परिवहन एक सेवा क्षेत्रक है। अब परिवहन के माध्यम से कैसे हेल्प करेगा, तो मान लीजिए किसान ने फसल उगाया, फसल उगा के मंडी में बेचना है, जाकर सीधे मंडी में बेचना है, तो तृतीय क्षेत्र हेल्प किया, क्योंकि परिवहन के बिना तो वो मंडी तक नहीं जा सकता है। फैक्ट्री तक ले जाना है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होकर नया एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें भी किसका मदद मिलेगा, तृतीय क्षेत्र का हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। मतलब कि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्र का एक सहायक के रूप में काम करता है। इसलिए देखिएगा आगे हम बताएंगे आपको, जब हम राष्ट्रीय आय बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या फिर भारत के राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम या फिर हम जीडीपी में बोल दें, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वह है तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा है और सबसे लास्ट में है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, हिस्सेदारी किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके बाद कृषि क्षेत्र है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेवा क्षेत्र का है, ये सेवा क्षेत्र हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर मतलब विनिर्माण क्षेत्र, और ये कृषि क्षेत्र हो गया। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर हो गया। अब अगर पूछा जाए कि रोजगार के आधार पर बताइए, रोजगार के आधार पर बताइए कि सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है, तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि जीडीपी में, मतलब कि जहां से सबसे ज्यादा आय प्राप्त हो रहा है वहां पर सबसे कम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जहां से आय, मतलब जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, एक तरह से आय ही देश का आय है, तो देश की आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। लेकिन रोजगार जो मिला हुआ है वो सबसे कम मिला हुआ है सेवा क्षेत्र में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र क्लियर है? क्यों? अब इसका कारण क्या है, तो भारत की जनसंख्या भी आप देख सकते हैं, आने वाले दिनों में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। तो जनसंख्या ही कारण नहीं है जिसकी वजह से ये बेरोजगारी जैसे, मतलब बेरोजगारी जैसी स्थिति बनी है। एक्चुअली भारत में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, और अगर डिमांड भी है तो स्किल्ड वर्कर की डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सेवा क्षेत्र में। स्किल्ड वर्कर, भारत में युवाओं का देश है, यहां पर देखिएगा तो वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है भी तो वहां पर स्किल्ड वर्कर की डिमांड है, तो भारत में वैसी स्थिति नहीं है।
अब कृषि क्षेत्र में इतना ज्यादा लोगों को रोजगार क्यों? क्योंकि भारत के अधिकतर लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। भारत में कृषि आय का साधन नहीं है, बस जीविकोपार्जन है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा? जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो कृषि करेगा, खेती करेगा, तो उससे जो उगाएगा उसी से खा सकता है। इसीलिए लगता है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग मतलब लगे हुए हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन का एक साधन है कृषि। तो इसीलिए ये स्थिति देखने को मिलता है। जहां पर आय सबसे ज्यादा है वहां पर सबसे कम रोजगार है, और जहां पर सबसे कम आय है वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिला हुआ है। तो इसको रोजगार नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से ये मौसमी। आगे हम बताएंगे, जब हम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे तो उसमें एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। या फिर बोल सकते हैं कि एक काम को 10 लोग ही कर गए तो चलेगा, लेकिन वहां पर 100 लोग लगे हुए हैं उसी काम को करने के लिए। 10 व्यक्ति भी करेंगे तो वो काम हो जाएगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें 100 लोग काम में लगे हुए हैं। इसी को हिडन एम्प्लॉयबल बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी के भी बहुत ज्यादा शिकार है भारतीय, और क्योंकि मौसमी बेरोजगारी में अगर फसल उगाया जाता है तो रोजगार मिलता है, फिर सालों भर बाकी दिनों बैठे रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन चीज को हम बताएंगे। क्लियर यहां तक? तो ये हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बता रहे थे, और उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, फिर एक रोजगार के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कस किया। यहां तक क्लियर है सभी को? इसमें से कुछ नोट कीजिएगा तो इसको नोट करते जाइएगा। और कम समय में रिवीजन करना है तो ज्यादा सही रहेगा कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को डायग्राम के आधार पर उसको नोट करते रहिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय आय से जाने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म और है। एक है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और दूसरा है आर्थिक विकास। ये एक दूसरे के पैरेलल बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी नहीं देखने को मिलेगा। इसको इस आधार पर समझिए कि आर्थिक समृद्धि 2 वर्षों के अंतराल में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। आय में जो परिवर्तन या फिर जीडीपी में जो होने वाला परिवर्तन है, जैसे कि मान लीजिए 2020-21 में जीडीपी 100 रुपया था, 21-22 में यह 110 रुपया हुआ, तो मतलब कि 10 रुपया का यहां पर ग्रोथ देखा गया, 10% का। यही है आर्थिक समृद्धि। अगर ये 10% ग्रोथ हो रहा है तो ये धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ते रहेगा, और यही हम लोग को देखने को मिलता है आर्थिक विकास में। अब ये आर्थिक विकास क्या हुआ, जैसे कि आज से 10 साल पहले शिक्षा क्षेत्र या फिर सड़क की जो स्थिति थी भारत में, उस चीज को देखिए। विकास का मतलब डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो आज से 10 साल पहले सड़क की स्थिति देखिए, आज से 10 साल पहले बिजली की स्थिति देखिए। अभी भी स्थिति खराब है, लेकिन पहले तो बेहतर है। तो इसी को तो विकास कहते हैं। सड़क बन रहे हैं, पहले बिजली गांवों तक उपलब्ध नहीं होती है, अभी भी बिजली गांवों तक उपलब्ध नहीं, लेकिन कम से कम पोल तो पहुंच गए, तार तो पहुंच गए कि बिजली कम से कम 2-4 घंटे तो रहते हैं ना। तो यही एक विकास है। हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि 24 आवर, 18 आवर, 22 आवर्स बिजली प्राप्त हो सके। यही विकास कहा जाता है। और विकास किस पर निर्भर करेगा? समृद्धि पर, क्योंकि ग्रोथ होगा ही नहीं तो हम कैसे बात कर सकते हैं विकास की। जैसे कि मान लीजिए एक घर है, अब इनका आय एक सीमित है, 1000 रुपया इनका हर महीने आय प्राप्त हो रहा है, और इनमें जो राशन वगैरह लिया जाता है 1000 रुपया में, और जितने भी काम वगैरह चलाए जाते हैं 1000 रुपये में किया जाता है। अगर इनको फर्दर कुछ करना है
कुछ नई चीजें लेने की, तो इस आय के अलावा भी और कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आय तो इसी में खर्च हो जाता है। अगर मतलब कि जितना ये घर इनके पास है और जो घर में सामान है, अगर इससे ज्यादा और इसमें विकास करना चाहते हैं तो इस आय को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉसिबल है। क्लियर है? तो वही चीज यहां पर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में संबंध है, और दोनों में अंतर भी स्पष्ट है। क्लियर है दोनों में टर्म? इसमें कुछ अगर ऐसे तो नोट्स वगैरह में यहां पर लिखा हुआ होगा, लेकिन कुछ पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आर्थिक विकास को डिफिनेशन को लिख लीजिए और आर्थिक समृद्धि को एक एक लाइन में लिख लेना है बस, कि बाद में रिवीजन करते वक्त ध्यान रहे। तो आर्थिक विकास में लिख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को, गुणात्मक मतलब क्वालिटी चेंज हो रहा है इसमें। पहले जैसे कि अभी बताया ना, शिक्षा को देखिए, हेल्थ सेक्टर को देखिए, सड़क निर्माण को देखिए, तो होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास कहते हैं, कॉमा, जिसमें कि सामाजिक मूल्य निहित होता है, सामाजिक मूल्य निहित होता है, शामिल होता है। अब दूसरा लिख लीजिए, आर्थिक समृद्धि। अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में, यहां पर सीधा सा एक वर्ड उपयोग किया जाता है, चर। चर मतलब होता है चरों में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मतलब वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या है? जो जीडीपी है, जैसे कि हर साल जीडीपी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, राष्ट्रीय इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, यही वेरिएबल है। तो इसमें जो होने वाला चरों में परिवर्तन, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न चरों में होने वाला मात्रात्मक, मात्रात्मक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे जीडीपी, जैसे हम 100 से 110 किए, 90 भी हो सकता है, तो ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज है। ये मात्रात्मक वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। राष्ट्रीय में आय में जाने से पहले एक और टॉपिक यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसमें जो आगे जरूरी पड़ेगा, ओके, उसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज बस इसका जान लेते हैं, मीनिंग से तो पता ही चल जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार दो कैटेगरी में और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट जीरो, आयात और निर्यात दोनों जीरो है। जैसे कि अभी एग्जांपल लें तो कौन सा देश ऐसा है?
कोई किसी देश की अर्थव्यवस्था में ये देखा जाएगा ना कि आयात भी और निर्यात भी, मतलब कि न वस्तु हम बाहर भेज रहे हैं अपने देश से दूसरे देश में, और ना हम किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है अभी उत्तर कोरिया। वहां पर अभी तानाशाही शासन चल रहा है। क्लियर है? उत्तर कोरिया, अभी न्यूज़पेपर में देखे ही होंगे कुछ दिन पहले, वहां पर ऐसी स्थिति बन गई है। वहां पर जैसे कि जो अभी उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, उसके पिताजी का निधन हुआ था, मतलब निधन पहले ही हुआ था, उसकी वर्ष थी, उसका एनिवर्सरी आया था, तो उसमें देखा गया कि उसने अनाउंस किया था कि 10 दिन तक या 1 हफ्ते तक लोग हंसेंगे भी नहीं, ना कुछ बर्थडे वगैरह मनाएंगे, ना कुछ करेंगे। तो वो तानाशाही शासन होता है। तो उत्तर कोरिया में वही चल रहा है। वहां खाने के लाले पड़ गए थे, कोरोना काल में भी खासकर बहुत स्थिति खराब हुई थी। तो बंद अर्थव्यवस्था इसी को कहा जाता है, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब जीरो, किसी दूसरे देश से हमको कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड इसको बोल सकते हैं, जैसे अभी क्वारंटाइन किया जाता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये उत्तर कोरिया भी ऐसा ही देश है, बंद अर्थव्यवस्था है। और खुली अर्थव्यवस्था, जैसे कि दुनिया के अधिकतर देश खुली अर्थव्यवस्था में है। अब आज के डेट में तो ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, जिसमें कि भारत में भी इसको अपनाया गया था 90s के दशक में। तो इसका एग्जाम्पल सीधा सा मतलब है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, आयात और निर्यात 2 देशों में हो रहा है। हो सकता है कि आयात और निर्यात आयात ज्यादा हो या फिर निर्यात ज्यादा हो, वो स्थिति जितना व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग आगे आते हैं, जो अगला टॉपिक है, यहां से राष्ट्रीय आय स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम। इसके बाद ही हम लोग चलेंगे कि नेशनल इनकम जान देने के बाद ही आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे ना, जैसे कि एक टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, वो हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं उसके बाद भी। लेकिन बहुत सारे उसमें टर्म आते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के क्या कारण है, आखिर बैकवर्ड क्यों है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको जानने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की, तो नाम से ही पता चल, राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, देश की आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश की आय कैसे निकालेंगे? तो जितने भी देश के लोग हैं उनकी जितनी आय है सबको जोड़ दीजिए, देश की आय हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको सीधा सा डिफाइन भी करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, एक वर्ष में, और एक वर्ष यहां पर कितना कौन होता है, तो यहां पर चलता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष क्या है। ये छोटे छोटे टर्म है जो बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान ही नहीं रखते, मेन टॉपिक पर ध्यान रखते हैं। एग्जाम में ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। वित्तीय वर्ष, जैसे कि हम लोग कैलेंडर ईयर देखते होंगे, कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं? जैसे कि अभी 1 जनवरी आप मनाएं, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। तो कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि जो अकाउंटिंग वगैरह किया जाता है, लेखांकन जो किया जाता है, या फिर लेखांकन का मतलब नहीं समझे, जो डाटा तैयार किया जाता है वो वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत में तैयार किया जाता है। और वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो ये हर साल के 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अगले साल के 31 मार्च को खत्म हो जाता है, 31 मार्च को। ये भी 12 महीने का ही होगा, 12 महीने का होगा, लेकिन डेट इसका यहां पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो राष्ट्रीय आय भी हम लोग इसी डेट के लिए निकालते हैं। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, तो हम लोग राष्ट्रीय आय अभी सीएसओ, भारत में राष्ट्रीय आय सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। राष्ट्रीय कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम बताएंगे। तो सीएसओ कैलकुलेट करती है राष्ट्रीय आय, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में का कैलकुलेट करती है, 12 महीने का। तो राष्ट्रीय आय को उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। कोई भी ऐसा तो देश नहीं होगा जहां पर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता होगा, हर एक देश में होता है। इसको फिर जो भी वस्तु और सेवाएं बनाई जाएगी बाजार में बेची जाएगी। तो वस्तु एवं सेवाओं को जो बाजार मूल्य पर, या फिर इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंतिम बाजार मूल्य, फाइनल मार्केट प्राइस,
जैसे कि एक वस्तु का देखिएगा एमआरपी अलग होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी 80 रुपया है, तो मार्केट में हो सकता है डीलिंग करने के बाद उसे 70 रुपया में बेचा गया, तो नेशनल बैंक में 70 रुपया ही शामिल करेंगे, 80 रुपया शामिल नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर अंतिम बाजार मूल्य लिखा हुआ है, मतलब कि जितने भी मार्केट में बिका गया वो बिक गया। किसी क्षेत्र में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसी का बाजार मूल्य नेशनल इनकम, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है, NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब समझ गए सीधा सा कि किसी देश में एक साल में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसी का अंतिम बाजार मूल्य, जिसमें कि हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ते हैं। शुद्ध आय मतलब आगे हम बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, जब जीडीपी और जीएनपी वगैरह डिस्कस करेंगे वहां पर, तो उसको यहां पर जोड़ा जाता है, उसी से हमें प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का सीधा सा अर्थ है यहां पर देश की आय, और देश की आय पूरे देश की जनसंख्या का जो आय है, मतलब देश की जो लोग हैं उनका जो आय है, और उनके द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हीं को जोड़कर ये निकाला जाता है। और राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट किया जाता है सीएसओ के द्वारा। क्लियर यहां तक? एक इसमें टर्म आता है प्रति व्यक्ति आय, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले राष्ट्रीय आय के जो फैक्टर्स हैं नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय के फैक्टर्स, सबसे पहले जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एक होता है एनएनपी। ये चार फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है देश के आय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राष्ट्रीय आय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चार फैक्टर में इसको बताया जा सकता है कि हाँ देश का आय किसी आप कंसीडर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग जीडीपी को डिफाइन करते हैं। तो जीडीपी जो होता है किसी भी देश के, मान लीजिए किसी भी देश के हम मानते हैं, हम भारत के राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी की बात करते हैं। भारत का जीडीपी क्या कहलाता है, क्या होगा? तो किसी भी देश के सीमा के भीतर, भारत की अपनी सीमा के भीतर होगा, भारत का अपना सीमा है, एक वर्ष के दौरान जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसी का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। देश के सीमा के भीतर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, यहां पर वित्तीय वर्ष हम लिख दे रहे हैं, जो भी वस्तुएं गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम बाजार मूल्य होगा, अंतिम बाजार मूल्य, यही जीडीपी है। इसमें ध्यान रखिएगा विदेशों से प्राप्त, चूंकि हमने देश के सीमा के भीतर कहा है, बाहर का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम कैसे शामिल कर सकते हैं? देश के सीमा के भीतर तो हम अपने देश के अंदर ही नहीं रहेंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे। जो भारत का जो लैंड एरिया है, टेरिटोरियल एरिया या फिर वाटर एरिया या फिर एयर में, मतलब भारत के सीमा के भीतर होना चाहिए, तो ये जीडीपी कहलाता है। जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, ये सारे के सारे जीडीपी कहलाता है। अब इसमें जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी में हम लोग एक चीज को कंसीडर करते हैं, वो है नागरिकता की। इसमें नागरिकता कहां से आ गया? जैसे कि इसमें सिर्फ हम लोग कंसीडर कर रहे थे देश के सीमा के भीतर, मतलब टेरिटोरियल लैंड एरिया, इसमें हम लोग लैंड एरिया बोल सकते हैं या फिर टेरिटोरियल एरिया या फिर जो देश के सीमा के भीतर है उसमें हम लोग बात कर रहे थे, अपने ही देश के अंदर की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो नागरिकता की बात करते हैं। तो इसमें डिफिनेशन ये हो जाता है कि जो भारतीयों के द्वारा
भारतीय वह व्यक्ति है जो भारत का, जिसके पास सिटीजनशिप है। तो भारतीय भारत में भी होगा और विदेशों में भी होगा। भारतीय तो अपने देश में होंगे ही, और कुछ मान लीजिए विदेशी गए या फिर विदेश में व्यापार करने गए तो वहां पर भी गए होंगे, वहां पर भी वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण किए होंगे, वहां से भी आय प्राप्त किए होंगे। तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं इसलिए नागरिकता को बोला जाता है कि भारतीयों के द्वारा सीधा सा। तो इसमें सीधा सा हम अगर बोलेंगे देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में गुड्स, जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जो किया जाता है उसी का जो अंतिम बाजार मूल्य, अंतिम जरूर ध्यान रखिएगा, बाजार मूल्य, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं, शुद्ध आय, यही जीएनपी होता है। इसको दूसरे टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जीएनपी, अगर मैथमेटिकल अगर लिखें तो जीएनपी इज इक्वल टू, इसमें यहां पर देखिएगा तो ये सारे मैच कर रहे हैं, यहां पर भी सिर्फ यहां पर एक ये ऐड हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं जीडीपी प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर जीएनपी कैलकुलेट करना है तो जीडीपी में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कैलकुलेट मतलब ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जीएनपी। हिंदी में इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, दोनों में सिर्फ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। इस शुद्ध आय का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि सिर्फ भारतीय ही भारत से दूसरे देश में तो नहीं गए होंगे, भारतीय तो गए ही होंगे दूसरे देश में, वहां से आय अर्न करेंगे। भारत में भी तो विदेशों से लोग आए होंगे, दूसरे देश से भारत में भी लोग आए होंगे और यहां से इनकम अर्न करके अपने देश में ले जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर जितना एक्सपोर्ट हुआ और जितना इंपोर्ट हुआ उन दोनों का जो एक रियल वैल्यू, शुद्ध जो नेट हम लोग यहां पर बोलते हैं नेट वैल्यू होगा, उसी को कंसीडर करते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हम भारतीयों द्वारा लाए गए पैसे को ही देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि भारत से भी कमा के तो बाहर जो विदेशी लोग थे वो चले गए, तो उनको तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, उनको माइनस करना होगा। इसीलिए यहां पर शुद्ध का मतलब है कि हम लोग जो डिफरेंसेस है वो अमाउंट कैलकुलेट करके यहां पर शामिल करते हैं। क्लियर है यहां तक? जीएनपी और जीडीपी में क्लियर है। अब यहां पर एनडीपी और एनएनपी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें ध्यान रखना है ये जीडीपी से ही ये एनडीपी बना है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, एक कार लिया गया 2010 में, 2020 में क्या इसका वही वैल्यू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मान लीजिए 10 लाख में लिया गया 2010 में, तो ये 2020 में वही वैल्यू रहेगा नहीं। उसका उपयोग करने की वजह से, कार का उपयोग करने की वजह से, उसमें जंग लगने की वजह से इसका मूल्य ह्रास हो जाता है। मूल्य ह्रास, तो इसके मूल्य में कमी हो जाती है, मूल्य ह्रास, उसको डिप्रिसिएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब हम लोग जीडीपी में से मूल्य ह्रासों को माइनस कर देते हैं तो ही हमें शुद्ध मिलता है। ये शुद्ध हमको चाहिए। यहां पर जो ये वर्ड है ना, ये सकल से, ये ग्रोस, मतलब हिंदी ग्रोस से हमको नेट चाहिए। तो अगर ग्रोस से अगर नेट चाहिए तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो हमें एनडीपी चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जीडीपी, सकल से जीडीपी से माइनस कर देते हैं मूल्य ह्रास को, डेप्रिसिएशन को, तो हमें यहां पर मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्लियर है यहां तक सभी को? उसी तरह जीएनपी से हमको नेट चाहिए, यहां ग्रोस है और यहां पर नेट है, तो हमको ग्रोस से नेट चाहिए, तो इसमें भी वही चीज करेंगे।
अगर ग्रोस से नेट चाहिए तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी, जीएनपी से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये चारों फैक्टर के बारे में यहां पर पूरा जानकारी हो गया। क्लियर है? अब इसको एग्जांपल से समझिए। यहां पर क्लियर है सभी को? इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लिए, मैथमेटिकल भी यहां पर लिख लीजिएगा। जैसे कि अब यहां पर रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, सीधा सा बोलिए तो यहां पर आपने देखा कि जीएनपी इज इक्वल टू हो सकता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जीएनपी, एक प्रश्न आया हुआ है, ये एग्जाम में ये आया हुआ है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी व्हेन, ये कब होगा, NIFA इज इक्वल टू 0, NIFA इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, C होगा NIFA इज लेस देन 0, या फिर D ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त सभी। अपना ऑप्शन कमेंट कीजिए, A B C D, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सीधा सा है कि जीएनपी मतलब कि जो आपने यहां पर देखा, ये जीडीपी और ये इधर जीएनपी, ये दोनों इक्वल कब होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। फटाफट उत्तर कमेंट कीजिए। इसमें कुछ ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आपको लगे कि हमें ये कमेंट करना है या फिर लगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। बिल्कुल NFI 0, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये 0 होगा। ये 0 होने का क्या मतलब है कि वह देश आइसोलेटेड है। जैसे अभी बता रहे थे ना, बंद अर्थव्यवस्था, वहां पर निर्यात 0 है और आयात भी क्या है, 0 है। तो जब आयात और निर्यात 0 हो तभी तो ये जीएनपी और जीडीपी इक्वल हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त हम लोग जो देश में से बाहर गए उनके आय को जोड़ते हैं, उनसे वहां से जो कमा के लाए, और देश में जो आए विदेशी और जो हमारे देश से कमा के गए उनके डिफरेंसेस को निकालते हैं। अब मान लीजिए यही आइसोलेटेड हो गए, दूसरे देश मतलब आयात और निर्यात कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे देश से कोई बाहर नहीं जा रहा है और बाहर से कोई हमारे देश में नहीं आ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में तो NFI 0 ही होगा, आयात निर्यात 0 हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाएगा। भारतीय भारत में ही रहेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं, तो इसमें अदर कुछ आएगा ही नहीं, तो जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाएगा। एक और इसमें एग्जांपल समझते हैं। टाटा कंपनी है, इसका एक जो ब्रांच है वो पेरिस में है, और 1 लाख रुपए यहां से अर्न किया गया, 1 लाख रुपए यहां से अर्न किया गया। तो टाटा कंपनी आपको पता है कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन भारतीय कंपनी है। मेरा सवाल यहां पर यह है, 1 लाख रुपया यहां पर कमाया गया, आय ये प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि यह भारत के जीडीपी में शामिल होगा या जीएनपी में?
सीधा सा एग्जांपल है टाटा कंपनी, जो एक इंडियन कंपनी है, उसका एक ब्रांच पेरिस में है, वहां से अर्न किया गया वो 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया भारत के जीडीपी में शामिल होगा या जीएनपी में शामिल होगा? सिंपल है, बहुत सी सिंपल है, अभी हमने बताया ना, इसीलिए ये प्रश्न भी डिस्कस करते हैं यहां पर कि आपको ये चीज क्लियर रहे। सीधा सा हमने बताया कि जीएनपी वह अमाउंट होता है जो भारतीयों के द्वारा, टाटा भी एक भारतीय कंपनी ने है, जो कुछ भी कमाया जाएगा वो जीएनपी में शामिल होगा। और जीडीपी में भारत के सीमा के भीतर, पेरिस भारत के अंदर तो नहीं है, दूसरे देश में है, तो जीडीपी में तो ये शामिल नहीं होगा ना, क्योंकि हमने जीडीपी का डिफिनेशन सीधा सा बताया, देश के सीमा के भीतर, चाहे वो वाटर एरिया हो या फिर हम लैंड एरिया हो या फिर एयर एरिया हो, तो देश के सीमा के भीतर होना चाहिए, तभी वो जीडीपी में शामिल होगा। अगर बाहर है तो वो जीएनपी में, भारत के जीएनपी में शामिल होगा। तो ये 1 लाख रुपया भारत के जीएनपी में शामिल होगा। ये 1 लाख रुपया एक जगह और शामिल होगा और वो जीडीपी में शामिल होगा। ये 1 लाख रुपया एक जगह और शामिल होगा वो, और वो जीडीपी में शामिल होगा। तो ये कौन, किस देश के जीडीपी में? तो पेरिस, फ्रांस के जीडीपी में शामिल होगा। मतलब इस देश के लिए तो ये देश के सीमा के भीतर हुआ। जीडीपी का डिफिनेशन देखिए, भारत के लिए जो डिफिनेशन वही फ्रांस के लिए होगा। तो देश के सीमा के भीतर पेरिस के अंदर ये टाटा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां से आय प्राप्त कर रही है, तो पेरिस फ्रांस के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। और ये 1 लाख रुपए चूंकि इंडियन कंपनी है तो ये भारत के जीएनपी में शामिल होगा। तो 2 इफेक्ट होता है इसका। अगर आप अकाउंट्स, चूंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो इससे कोई मतलब, सीधा सा लिखिए कि यहां पर 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक भारत के जीएनपी में और एक उस देश के, जिस देश में ये है स्थित है, वहां के जीडीपी में। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसमें कुछ और भी टर्म है। इसमें अगला जो हम लोग जो फैक्टर डिस्कस करते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। एक है निजी आय, निजी आय, और एक है व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय। प्रति व्यक्ति आय सीधा सा निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का आय हमें चाहिए। तो अगर हमें देश का आय पता है, देश का आय पता है क्या है, हमारे देश का आय क्या हो, नेशनल इनकम है, तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे देश की कुल जनसंख्या से तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, देश का कुल आय को डिवाइड कर दीजिए देश की कुल जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा, पर कैपिटल इनकम। और अभी वर्तमान में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर। निजी आय क्या होती है? निजी आय बोला जाता है एक व्यक्ति का जितने भी सोर्सेज से जो आय प्राप्त होता है, जैसे कि एक व्यक्ति अपना बिजनेस भी चला रहा है, एक व्यक्ति अपना सैलरी पर्सन भी है, जॉब कर रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब वगैरह, अपने घर में मकान है तो वो रेंट पर लगा दिया है, उसके पास कुछ जमीन जायदाद वगैरह है या फिर कहीं पर गोल्ड वगैरह तो उसको बेच दिया तो वहां से प्राप्त हो सकता है। मतलब कि निजी आय का सीधा सा मतलब कि जो व्यक्तिगत आय है, विभिन्न स्रोतों से होने वाला व्यक्तिगत आय,
व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम उसी को निजी आय, पर्सनल इनकम उसी को कहते हैं। वह योग्य आय इज इक्वल टू होता है, अगर मतलब ये पर्सनल इनकम है को यहां पर पीआई लिखते हैं, तो जितना भी निजी आय है, निजी आय को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ये कर क्या होता है आगे हम लोग बताएंगे भी। कर का सीधा सा मतलब कि एक सीधा सा यहां पर डिफिनेशन ध्यान रखिए कि कर जो सरकार के द्वारा एक लेवी या चार्ज किया जाता है देश की जनता से, उसी को कर कहा जाता है। और प्रत्यक्ष कर क्या होता है, सीधा सा जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी करदाता से डायरेक्ट सीधे रिसीव करती है, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यय योग्य आय, मतलब कि जितना आपका आय हुआ उसमें से कितना आप खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक महीने का आय 1 लाख रुपया है, तो क्या 1 लाख रुपया हम खर्च कर सकते हैं? हाँ, चोरी करते हैं, टैक्स चोरी वगैरह करते हैं, तब अलग बात है कि आपका 1 लाख रुपया इनकम हुआ, 1 लाख रुपया आप अपने पर्सनल के लिए खर्च कर दिए। लेकिन अर्थव्यवस्था इन बातों को नहीं मानता है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर ब्लैक मनी रखते हैं, उन चीजों को नहीं मानता है। इसमें सीधा सा हो जाएगा कि जितना भी मेरा अपना पर्सनल इनकम जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ, उसमें से हम टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद जो बचेगा वही तो हम खर्च कर सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में आप खर्च कर सकते हैं। टैक्स देने के बाद विभिन्न स्रोतों से जो हमें इनकम प्राप्त हुआ, उसमें से टैक्स देने के बाद जो बचेगा वही कहलाता है व्यय योग्य आय। क्लियर है? तो ये 3 और कंपोनेंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के मेथड। विभिन्न राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के विभिन्न विधियां। राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 3 विधियों के बारे में हमें यहां पता चलता है। पहला जो विधि है आय विधि, इनकम मेथड, दूसरा है वो व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। विनिधियों में जानने से पहले सबसे पहले तो यह समझना होगा कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है, अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है तो क्या ये अलग अलग मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे भारत का राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं आय विधि से, फिर व्यय विधि से कैलकुलेट करते हैं, और फिर उत्पादन विधि से, तो जो वैल्यू आएगा क्या अलग अलग आएगा या फिर सेम आएगा? तो इसका उत्तर होगा सेम आएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपके कैलकुलेशन में गलती है। अब ये सेम क्यों आएगा? सेम इसलिए आएगा कि यहां पर देख रहे हैं आय है, व्यय है और उत्पादन है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप एक टेबल खरीदते हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए यहां पर ए है, ए ने एक टेबल खरीदा ₹500 में बी से, तो ₹500 ए के लिए खर्चा है और बी के लिए क्या है? आय है। तो मतलब कि आय और व्यय दोनों हमेशा इक्वल होगा। एक व्यक्ति के लिए अगर कोई
गतिविधियां आय दिख रहा है तो सामने वाले के लिए वही खर्च होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय में तो ये तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आय मेथड से अगर हम आय और व्यय विधि से कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए वो इनकम है तो सामने वाले के लिए खर्च ही होगा, हमारे लिए खर्चा है तो सामने वाले के लिए क्या होगा, वो आय होगा। अब आते हैं उत्पादन मेथड में। जैसे कि एक किसान है, किसान ने मान लीजिए 5 किलो गेहूं उगाया, मार्केट में जाकर बेचा, उगाया और उसके लिए 500 रुपीज में वो जाकर मार्केट में बेचता है। क्लियर है? किसान ने उगाया 500 में। इसको विस्तार से और इसको क्लियर करें तो जैसे कि मोहन है, मोहन ने 5 केजी गेहूं उगाया और जाकर इसको मार्केट में बेचा 500 रुपया में। तो ये जीडीपी में कितना काउंट होगा, 500। इसको मान लीजिए सोहन ने खरीदा था, सोहन ने खरीदा था तो सोहन के लिए कितना खर्च के रूप में दिख रहा है यहां पर 500। क्लियर है? तो यहां पर सीधा सा देखिए कि प्रोडक्शन, मोहन ने, चूंकि गेहूं ये खुद इसे उगाया था और एक किसान था वो, और फिर उसने उसे मार्केट में बेचा तो 500 यहां पर उसको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये प्रोडक्शन मेथड में भी कितना हुआ, हाँ इसके लिए आय का भी एक दिख रहा है, आय भी इसके लिए दिख रहा है क्योंकि वो मार्केट में बेचा है, तो वो यहां पर क्या दिख रहा है 500। तो तीनों प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से तीनों जगह क्या हुआ, इक्वल। तो हमेशा देखिएगा कि जो हम लोग राष्ट्रीय आय तीनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा सेम होगा, ये डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां पर जो राष्ट्रीय आय में किस तरह से क्या क्या हम लोग, जैसे आय विधि, सबसे अगर एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का सबसे बेहतर मेथड क्या है, तो वह होता है उत्पादन विधि, क्योंकि इसमें हर एक स्टेज के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहां पर ये इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, तो मोहन ने इसको, सोहन को 500 में ये बेचा, इस गेहूं को एक मिल वाला ने खरीदा, मिल वाला इसका आटा बनाकर मार्केट में 700 में बेचा, और आप बताते जाइएगा कि यहां पर जीडीपी में कितना काउंट होगा। मिल वाला ने इसको मार्केट में 700 रुपया में बेचा, इसको खरीदा बेकरी वाला, उसने इसे ब्रेड बनाकर मार्केट में 1000 रुपया में बेचा। अब यहां पर टोटल ऐड कर दीजिएगा, कितना हुआ, 8 5 13 और 1000 इधर 2300 रुपया। अब आपको यहां पर बताना है जीडीपी में कितना काउंट होगा, जीडीपी में कितना काउंट होगा, कमेंट करके बताइए। जीडीपी में कितना काउंट होगा वो पूछ रहे हैं हम, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। ओके, जीडीपी में जो यहां पर काउंट होगा, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि, और अधिकतर जो यहां पर उतना उत्तर देते हैं वो 2300 रुपया, वो कमेंट कर देते हैं कि सर की जीडीपी में 2300 रुपया काउंट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जीडीपी में 2300 रुपया काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये डबल काउंटिंग, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है ना राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते वक्त, एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि डुअल काउंटिंग का, डबल काउंटिंग का। वो कैसे, यहां पर जैसे कि हमने जीडीपी का डिफिनेशन बताया था ना कि अर्थव्यवस्था में जो भी, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसी का अंतिम बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो पहली बार मोहन ने इसे बेचा तो 500 रुपया जीडीपी में शामिल हो गया। मिल वाले ने इसी गेहूं को खरीदा और उसे पीस कर आटा बनाकर मार्केट में बेचा बेकरी वाले को, तो ये 800 रुपया में बेचा,
तो क्या यहाँ पर जीडीपी में 800 रुपया काउंट होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये 500 रुपया तो ऑलरेडी काउंट इसमें हो चुका है ना, ये हम तो काउंट कर चुके हैं जब मोहन ने इसे बेचा था। 500 रुपया यहाँ पर काउंट हो चुका, तो जैसे कि यहाँ पर जीडीपी में कितना काउंट होगा? 500 रुपया। अब यहाँ पर जो एक चीज और, यहाँ पर जीडीपी में काउंट करते वक्त एक रूल याद रखिए कि जो पहली बार क्रिएट होगा, चाहे वो सर्विसेज हो या फिर वस्तु हो, जो पहली बार कुछ होगा, जैसे कि एक कार जब रीसेल होता है, कार को आपने शोरूम से खरीदा तो 10 लाख में, तो 10 लाख जीडीपी में काउंट हो गया। लेकिन वही आप 5 साल बाद फिर से उसको कार को बेचिएगा, तो जो बेचिएगा अमाउंट मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए में बेचा, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस कार का वैल्यू जीडीपी में काउंट हो चुका है। तो यहां पर भी वही चीज है, गेहूं बिक चुका है 500 में, वो काउंट हो चुका है। मिल वाला उसी गेहूं को खरीदता है, तो इसमें तो 500 काउंट हो चुका है। तो अब इसमें पहली बार आपकी कितना क्रिएट हुआ? 300 रुपया। तो जो पहली बार क्रिएट होगा 300 रुपया, फिर यहां क्रिएट हुआ, तो इसलिए उसको काउंट करेंगे। अब बेकरी वाला से खरीदा, ब्रेड बनाकर 1000 में बेचा, लेकिन इसमें भी देखिए तो 5 और 3 800 रुपया ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो अब इसमें जो पहली बार क्रिएट हुआ वो 200 रुपया हुआ है। तो अब यहां पर देखिए 5 और 5 10, 1000 रुपया जीडीपी में टोटल काउंट होगा। क्लियर है? 1000 रुपया जीडीपी में काउंट किया जाएगा टोटल। 2300 करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए अभी हम बता रहे थे ना कि इन तीनों मेथड में सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो उत्पादन मेथड होता है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेज से हमें पता चलता है, और इसमें डबल काउंटिंग करने की, जैसे कि यहां पर अगर इनकम के आधार पर देखेंगे तो इसको सारे को काउंट करते जाएंगे और 2300 दिखेगा इनकम और खर्च के आधार पर, लेकिन वास्तव में जीडीपी में तो 1000 काउंट होगा। इसलिए उत्पादन मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, और दुनिया के अधिकतर देश इसी मेथड का उपयोग करते हैं काउंटिंग करने के लिए। एक और एग्जांपल इसको लीजिए, जैसे कि अभी हमने बताया एक कार आपने खरीदा, जीडीपी पे काउंटिंग करने का एक सिस्टम रखिए कि आप अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए कि ये काउंट होगा या फिर नहीं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोहन ने एक कार लिया 2015 में 10 लाख रुपया में, 2020 में इस कार को वो सेल करना चाहता है। सेल करने के लिए उसने एक व्यक्ति सोहन एक ब्रोकर है, अपॉइंट किया। आजकल तो हर काम ब्रोकर से, आजकल देखिए दलाल बीच में आ जाते हैं, दलाल इसको बोलिए, और एक बेहतर नाम ब्रोकर। तो उसने ब्रोकर को अपॉइंट किया और उसने बोला कि अगर मेरा कार को एक अच्छा दाम दिलवा देगा तो हम तुमको 50,000 रुपया देंगे, 50,000 रुपया। और ये तय के मुताबिक इसने इसको एक अच्छा दाम दिलाया और इसको 5,50,000 में इस कार को बिकवा दिया। $5,50,000 में बिकवा दिया। अब प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति में, मतलब जो 2020 में जो एक्टिविटीज हुई, हम 2015 की बात नहीं कर रहे हैं, 2015 में जो बिका तो ये तो आपको पता ही है, ये जीडीपी में काउंट हो जाएगा। तो जो 2020 में एक्टिविटी हो रही है, तो जीडीपी में यहां कितना काउंट करेंगे? जीडीपी में कितना काउंट किया जाएगा? ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, ए 0, बी 5,50,000, सी 6 लाख, और डी है 50,000। अपना उत्तर कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछिए, उसको हम बताएंगे। गलत हो सही उत्तर हो, आपको तो 4 ऑप्शन में एक उत्तर तो देना ही है। निगेटिव मार्किंग तो नहीं है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपको समस्या होगी, एक उत्तर तो देके ही आइएगा। तो अपना उत्तर कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है। अगर डाउट है तो पिछले को पूछिए उसको। चार ऑप्शन यहां पर हमने दिया हुआ है। ओके उत्तर आ रहा है 0, जो बिल्कुल
गलत है। इसका उत्तर 0 नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तर डी होगा, 50,000। अभी हमने बताया कि जो पहली बार क्रिएट होता है, या फिर वस्तु हो चाहे सेवा हो, जैसे पहली बार कोई वस्तु बिकेगा तो जीडीपी में काउंट होगा, पहली बार कोई सेवा क्रिएट होगा तो सेवा तो पहली बार ही हर सेवा क्रिएट होता है तो जीडीपी में काउंट होगा। मोहन कार को खरीदा, तो हमने यहां पर पूछा है, इसको तो कोई लेना ही देना नहीं है, जीडीपी में तो काउंट हुआ ही होगा। पहली बार क्रिएट हुआ तो 10 लाख, तो पहली बार ये कार बिका तो जीडीपी में काउंट होगा। 2020 में देखिए कार, फिर मोहन ने इसको बेचाया सोहन की मदद से और इसको कार को 5,50,000 में बिका, तो बिल्कुल यहां पर 5,50,000 ये काउंट तो नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये रीसेल हो रहा है। पहली बार ये तो सेल नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले सेल हो चुका है। लेकिन एक चीज को यहां पर स्टूडेंट मिस कर दे रहे हैं, यहां पर ये सर्विसेज दे रहा है, ब्रोकर एक सर्विसेज न दे रहा है, और ये पहली बार क्रिएट हुआ मतलब एक सेवा दिया, तो ये सेवा को अभी बताया ना, जीडीपी में सेवा भी शामिल होता है, सिर्फ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वस्तु ही शामिल होगा। तो सेवा दिया इसने कि ब्रोकर का काम किया और 50,000 इसको इसके बदले मिला, तो ये 50,000 तो जीडीपी में काउंट करना होगा ना, इसको क्यों छोड़ेंगे? 50,000 ये जीडीपी में काउंट किया जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर इसका यहां पर डी होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? तो जब भी एग्जाम में ये सब प्रश्न आपके आते हैं तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अब ये तीनों मेथड था, इसमें देखिए उत्पादन विधि, तो उत्पादन विधि में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ पूरे वर्ष भर में, उन सबको ऐड कर दीजिए, उत्पादन विधि से नेशनल इनकम मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य या प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य है, उसी को शामिल करके निकालते हैं। वो आय विधि में, आय विधि पूरे देश का आय को शामिल कर दीजिए। आय कहां कहां होते हैं? तो आय मजदूरी के रूप में, एक मजदूरी के रूप में हम लोग आय देते हैं, उसको शामिल कर दीजिए। लगान, जो टैक्स वगैरह बैंक में अगर डिपॉजिट करके रखें तो वहां से ब्याज प्राप्त होता है, और कोई कंपनी वगैरह चला रहे हैं तो वहां से लाभ प्राप्त होता है। तो इसी तरह के पूरे देश भर में आय होते हैं। आय और क्या दिखता है? यही आय होता है, मजदूरी, लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ। तो इन सबको जोड़ दीजिए तो हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। व्यय विधि, पूरे देश का खर्च जोड़ दीजिए। खर्च क्या होता है? जैसे कि हम अपने उपभोग के लिए जितना खर्चा करते हैं वो, और सरकार हम पर जो खर्चा करती है वो, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं C+I + G + X - M, ये राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का एक मेथड है। जीडीपी भी यहां पर लिख सकते हैं सीधा सा। सी क्या होगा? कंजम्पशन। आय क्या हो गया? जैसे कि हमने जितना उपभोग किया उसमें से कुछ बचत करके रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, कुल खर्चे के आधार पर। व्यय विधि से हम लोग को राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना है, तो व्यय कहां कहां होगा? अपने कंजम्पशन, उपभोग के लिए। अब हर व्यक्ति तो सारा खा ही नहीं जाएगा, कुछ उसमें से इन्वेस्ट करके रखेगा, तो इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खर्चे भी हुए हैं। और अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां पर क्यों आ गया? क्योंकि हम अपने लिए अपने ऊपर खर्चा तो करते ही है, सरकार भी हम पर खर्चा करती है। क्योंकि देखिएगा भारत में बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो फ्री में चावल, अनाज, या फिर फ्री में बिजली पानी सब मिल रहा है। तो क्या फ्री में, क्या मतलब क्या बिल्कुल फ्री है? कहीं कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, बिल्कुल खर्चा हो रहा है। और खर्चा उस पर कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां पर शामिल करेंगे, और इसमें प्लस X - M कर दिए। अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अगर हमको चूंकि नेशनल इनकम, रियल इनकम निकालना है हमको, तो इसने हमने शामिल कर दिया। तो राष्ट्रीय आय व्यय विधि से कैलकुलेट करने के लिए जितना उपभोग हुआ, जितना निवेश हुआ, सरकारी खर्चे और शुद्ध निर्यात, इन सबको जोड़ दीजिए तो हमें मिल जाएगा व्यय विधि से राष्ट्रीय आय। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसमें राष्ट्रीय आय क्यों निकाला जाता है, अध्ययन क्यों किया जाता है,
तो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के बहुत सारे कारण हैं। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने से पता चलता है कि हमारे देश की प्रगति क्या है, हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसको विश्लेषण करने में हमारे देश में पिछले 10 सालों में क्या अंतर हुआ। 10 साल पहले हमारे देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कितना था, आज के डेट में प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो दोनों कंपेयर करने से क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो वो पता चलता है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे देश के लिए वो एक शुभ संकेत है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, एक इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो ये मतलब हमारे देश का जीडीपी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये तो बहुत ही धीमी गति से इंक्रीज कर रहा है, ये तो और धीमी गति से इंक्रीज कर रहा है। हो सकता है कि ये डिक्रीज भी कभी करे, कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, कभी इंक्रीज किया। तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा? राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे विभिन्न वर्षों का, तभी पता चल पाएगा। एक और कारण से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं अपने देश में, तो विभिन्न वर्षों के पता करने के लिए, दूसरे देशों से भी कंपेयर करने के लिए। अब हमारे देश में जनसंख्या है 130 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। अगर अभी जनगणना होगी तो पता चलेगा 130-135 करोड़ पहुंच चुका है। हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, 30-32 करोड़, तो दोनों में कोई कंपेयर का नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के 100 करोड़ ज्यादा है। तो दोनों में कंपेयर हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कर सकते हैं कि वहां की देश की प्रति व्यक्ति आय और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और ये हम लोग किस आधार पर करते हैं? राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे, इसी आधार पर कर सकते हैं। तो विभिन्न देशों के साथ कंपेयर करने के लिए हमारे देश की क्या स्थिति है आर्थिक, वो हम लोग कंपेयर करने के लिए राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। विश्लेषण करने के लिए क्षेत्रीय विकास वेलफेयर प्रोग्राम हमें चलाना है, किन क्षेत्रों में किन वर्गों को कितना लाभ देना है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, माध्यमिक क्षेत्र हो गया, और तीसरे क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए और आर्थिक जो नीति निर्धारण करने के लिए भी कि हमें किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आय जो रोजगार मिल रहा है वो कृषि क्षेत्र में ज्यादा मिल रहा है, तो अगर हम कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बल्कि वहां पर आय का साधन कम है, बस जीविकोपार्जन के लिए लगे हुए हैं, तो वहां से लोगों को हटाकर हम दूसरे सेक्टर में या फिर तीसरे सेक्टर में मूव करेंगे तो हमें देश की आय को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके विश्लेषण के लिए हमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना या फिर अध्ययन करना अनिवार्य जरूरी होता है। क्लियर है? अब भारत में बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय कब कब अनुमान लगाया गया था। अभी जैसा कि हमने बताया कि भारत में अभी राष्ट्रीय आय सीएसओ के द्वारा, एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, सीएसओ और एक है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सीएसओ के द्वारा अभी भी किया जाता है, अभी भी रिपोर्ट जो आता है इसी के आधार पर। और एनएसएसओ जो है भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े वगैरह जारी करता है। 2019 में भारत सरकार ने इन दोनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन अभी भी जो आंकड़े, हो सकता है कि बीच में कोरोना वगैरह आ गया तो अभी इसके तहत आंकड़े जारी नहीं होते हैं, अभी सीएसओ के नाम पर ही आंकड़े जारी होते हैं। और सीएसओ भारत सरकार के जो एक मंत्रालय है, सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी वगैरह के नाम के से है, वो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, उन्हीं के तहत ये काम करता है सीएसओ। भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1899 में विलियम डिगबोई के द्वारा, ब्रिटिश काल में है। फिर 1911 में, 1922 में फिंडले सिराज ने, 1921 में शाह एम खम्बाटा ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं था, पूरे विस्तार से राष्ट्रीय आय का अध्ययन नहीं किया गया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रोफेसर BKRV राव ने 1925 में और 1931 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए एक समिति का गठन किया गया 1949 में, जिसके अध्यक्ष PC महलनोबिस, जो कि बहुत ही महान अर्थशास्त्री थे, उनको बनाया गया, जबकि BKRV राव और गार्डेलिल इसके सदस्य बनाए गए थे। इसी समिति की सिफारिश पर 1951 और 1954 तक भारत में राष्ट्रीय, मतलब इसी समिति के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया।
फिर इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन मतलब CSO का स्थापना किया गया और वर्तमान में यही संस्था के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर है? जीडीपी में ध्यान रखिएगा, एक आधार वर्ष को कंपेयर किया जाता है। आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष एक बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर। जैसे कि आप देखते होंगे कि बोला जाता है जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस, नॉमिनल प्राइस को ही करेंट प्राइस बोलते हैं, नॉमिनल प्राइस या करेंट प्राइस मतलब चालू मूल्य पर, और एक बोला जाता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब कि हमेशा दो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। ये दो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? एक्चुअली आज से 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले भारत में उस समय मौद्रिक जो वैल्यूज था या फिर जो करेंसी का वैल्यूज था या इन्फ्लेशन था, उसकी क्या स्थिति थी और आज की डेट में क्या स्थिति है। जैसे कि आज देखिएगा, आज की डेट में 10 लाख रुपया पहले के 1 लाख रुपया के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया में जितना पहले सामान हम खरीद सकते थे, आज हम 5 लाख 10 लाख खर्चा करके भी उतना सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारे देश में महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब सीधा सा बढ़ रही है कि ज्यादा खर्चे करने पर भी हम उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं जितना पहले हम लोग कम खर्च करके भी खरीद सकते थे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, 2015 में 2 केजी हम लोग चीनी खरीद लेते थे, मान लीजिए 40 रुपया में। आज यही 2 केजी चीनी खरीदने के लिए हम लोग को 80 रुपया देना पड़ रहा है। तो मतलब कि क्या हुआ, यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमारे इन्फ्लेशन क्या होती है? जब वस्तु के दाम बढ़े और करेंसी का, इंडियन करेंसी का वैल्यू घट जाए। घटा तो वैल्यू तभी ना कि 40 के जगह 80 रुपया, क्वांटिटी वही है, 2 केजी आज भी खरीद रहे हैं, 2 केजी उस समय भी खरीद रहे थे, लेकिन 40 के जगह 80 दे रहे हैं, तो हमारे रुपीस का वैल्यू घट गया। तो ये जो है ना, ये रियल जीडीपी को बताता है। तो इसीलिए एक बेस ईयर रखा जाता है कि उससे कंपेयर करने के लिए कि आज के तुलना में, जैसे कि ये नॉमिनल प्राइस इसको या फिर करंट प्राइस इसको कहा जाता है जीडीपी पर, और एक रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी बेस ईयर के आधार पर निकाला जाता है, और अभी बेस ईयर जो रखा गया है वो 11-12 है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में बेस ईयर कितना है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे परीक्षाओं में आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो बेस ईयर अभी वर्तमान में नोट कर लीजिएगा 11-12 है। यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग कर रहा है CSA, और उसी के आधार पर CSO राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करता है। क्लियर है? ओके, तो राष्ट्रीय आय और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उन सब का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें कि अगले क्लास में जो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण और जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं।